Dear students, in this video lecture I am going to discuss second unit, that is transmission and distribution of electric power. So in this unit we will study mainly four topics. First one is single line diagram. Here I will also discuss the choice of transmission voltages, and then I will discuss different supply systems and its configurations. The second topic will be configuration of transmission lines. Third topic will be corona effect, and fourth topic will be performance of lines. So today I will discuss the first topic, that is single line diagram, choice of transmission voltage and different supply systems and its configurations. So first let us see what is the meaning of single line diagram of power system. I have already defined transmission and distribution. So let's start with single line diagram. So what is single line diagram? Single line diagram is basically the representation of three-phase power system network by a single line and its components. That means the components of power system network, and the components have its symbol. That means all the power system components have its symbol, although these symbols are not यूनिवर्सल. यानी एक पावर सिस्टम नेटवर्क को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंगल लाइंस रहेगा, और वहां पर हर जगह जहां पर भी पावर सिस्टम कंपोनेंट्स जो रहे, पावर सिस्टम कंपोनेंट्स के जगह उसका सिंबल दिया रहेगा. तो अलग अलग पावर सिस्टम नेटवर्क्स के जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ सिंबल्स होता है. हालांकि वो सारे सिंबल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स नहीं है, अलग अलग जगह वेरी करते हैं सिंबल, लेकिन फिर भी एक जो जनरल सिंबल्स जो यूज किया जाता है, उस जनरल सिंबल्स को भी हम डिस्कस करेंगे. दूसरी बात आती है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्यों. पावर सिस्टम नेटवर्क बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. अगर हम पावर सिस्टम नेटवर्क की बात करें तो ये बहुत ही अधिक ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ रहता है. तो हमारे लिए यह जरूरी होता है कि पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क का एक डायग्राम बनाया जाए, और वो डायग्राम भी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. और उस डायग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स हर जगह लगे हुए हैं, सपोज कहीं पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहीं पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, कहीं पर जनरेटर लगा हुआ है, कहीं पर मोटर लगा हुआ है. और टाइम टू टाइम पावर सिस्टम नेटवर्क की एक और खास बात क्या होती है कि टाइम टू टाइम पावर सिस्टम नेटवर्क चेंज होता रहता है. चेंज होने का मतलब है कहीं पर कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग रिमूव करते हैं. मान लीजिए कहीं पर दो मोटर कनेक्ट किया गया था, एक बड़ा सा मोटर था, उस दोनों मोटर को रिमूव कर लिया गया, तो वहां पर आपने अब रिमूव किया. कहीं पर आपने दो जनरेटर ऐड कर दिया किसी यूनिट में. तो पावर सिस्टम नेटवर्क डेली चेंज होते रहता है. तो जो हमारा डायग्राम होता है सिंगल लाइन डायग्राम, उसमें उस चेंजेस को भी डेली हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप पावर सिस्टम का पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क का पूरा कंट्रोल आपके पास हो. आप देख सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स डेली ऐड हो रहा है और डेली डिलीट हो रहा है. तो और दूसरा इसका जो एडवांटेज है, जो पावर सिस्टम नेटवर्क होता है, हमेशा पावर सिस्टम नेटवर्क थ्री फेज पावर सिस्टम नेटवर्क है. तो थ्री फेज पावर सिस्टम नेटवर्क को मात्र सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जनरली हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा थ्री फेज सिस्टम है वो थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम है, यानी सप्लाई बैलेंस्ड है. और जो थ्री फेज तीनों कंडक्टर्स अलग अलग गए हैं, तीनों कंडक्टर्स का की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, यानी उसका रेजिस्टेंस सेम है, उसका इंडक्टेंस सेम है. इसलिए हम लोग उसे एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वहां पर सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम लोग पुट कर देते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज सिंबल्स. सो डिफरेंट सिंबल्स यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहला देखिए जनरेटर का. हमारे पास पावर सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट है जनरेटर. तो जनरेटर को देखिए, एक सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या है, जो हमारा एसी साइनसॉइडल सप्लाई का साइन होता है, इस साइन से डिनोट किया गया. दिस इज द सिंबल ऑफ जनरेटर. नेक्स्ट कम टू मोटर. तो मोटर को भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सर्कल के अंदर आपको लिखा रहेगा ये मोटर. और इसमें भी अगर सिंक्रोनस मोटर है तो कहीं एसएम लिखा होगा. अगर मान लीजिए कहीं इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर की जगह आईएम लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो लोड आपका
सिंक्रोनस मोटर है या फिर इंडक्शन मोटर है। थर्ड पार्ट इज करंट ट्रांसफॉर्मर। जब आप मेजरमेंट पढ़े होंगे तो वहां पर आपने करंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा। तो करंट ट्रांसफॉर्मर का देखिए किस तरह से सिंबल दिया गया है। इसका प्राइमरी साइड देखिए, प्राइमरी साइड में वाइंडिंग को दिखाया गया है और क्या दिखाया गया है कि इस प्राइमरी साइड में कि वाइंडिंग को कंडक्टर में इंसर्ट कर दिया जाता है। यानी इस तरह से कुछ प्राइमरी साइड, ये आपका अगर कंडक्टर है तो इस तरह से करंट ट्रांसफॉर्मर को पूरा इंसर्ट कर दिया जाता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग को, इसलिए इस तरह का कनेक्शन सिंबल्स में दिखाया गया है। और ये रहा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दिस इज द सिंबल ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में देखिए एक लाइन है और यहां से एक कॉइल को इस तरह से दिखाया गया है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ आइसोलेटर। अब देखिए यहां पर ये सिंबल है आइसोलेटर का। तो आइसोलेटर का मतलब क्या है? आइसोलेटर जब हमें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में कुछ पार्ट को अलग करना होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 5 जनरेटर्स हैं, पांचों जनरेटर को एक जगह कनेक्ट किए और वहां से पावर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर भेज रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उसी जो जनरेटिंग स्टेशन है उस जनरेटिंग स्टेशन को ट्रांसमिशन लाइन से अलग करना है। इसलिए उन दोनों के बीच में एक आइसोलेटर लगा हुआ है। इस आइसोलेटर को ऐसे रिमूव करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन से वो जनरेटिंग स्टेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटर। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। ये देखिए एक स्क्वायर बॉक्स है, दिस इज द सिंबल ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? जब पावर सिस्टम नेटवर्क में एबनॉर्मल कंडीशंस आते हैं, कभी करंट अधिक हो जाए, कभी वोल्टेज अधिक हो जाए, या और भी डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं, या कहीं पर वायर टूट जाए, तो उस समय ये जरूरी होता है कि पावर सिस्टम का जो पार्ट है, जो पावर सिस्टम नेटवर्क का जो पार्ट जहां पर फॉल्ट आया है उस पार्ट को हम लोग अलग करें। तो उसको अलग करने के लिए एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सर्किट ब्रेकर भी एज ए स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है, इसे कमांड मिलता है रिले के द्वारा कि आपको अब ऑपरेट करना है। ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर देता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। आइसोलेटर का यूज कब किया जाता है? जब हमें इंटेंशनली एक पावर सिस्टम के किसी पार्ट को अलग करना होता है तो हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। सपोज आपके पास एक सब स्टेशन है, अब सब स्टेशन का मेंटेनेंस आप कर रहे हो, तो जब आप सब स्टेशन का मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसमें जरूरी होता है कि जब आपका इनपुट सप्लाई आ रहा है उस इनपुट सप्लाई को कहीं कहीं डिस्कनेक्ट करें और आप सब स्टेशन का मेंटेनेंस कर सकते हो। इसलिए वहां पर आइसोलेटर की जरूरत होती है। और सर्किट ब्रेकर जब एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइन के पावर सिस्टम नेटवर्क को अलग करता है। सो दैट इज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट फ्यूज। फ्यूज के बारे में आप बहुत जानते हैं कि फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है। जब करंट की रेटिंग बढ़ जाती है तो ये फ्यूज क्या करेगा, यहां पर ये वायर मेल्ट होता है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूज। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया टर्म आ रहा है आपके लिए, बस बार। तो देखिए बस बार का सिंबल, 2 सिंबल यहां पर मैं बस बार का दिया हूं और आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा कि बस बार होता क्या है। पहले इसके सिंबल को समझ लेते हैं। एक मैं पहला बस बार बनाया हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हूं और इसके वर्टिकल लाइन जो लिया हूं, ये वर्टिकल लाइन बहुत ही थिकर लाइन है। थिकर लाइन क्या बतला रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ट्रांसमिशन लाइन को बता रहा है, या फिर जो लाइन आपका कंडक्टर गया हुआ इस कंडक्टर को बता रहा है, ये आपका कंडक्टर को बता रहा है। और यहां पर जो थिकर सेक्शन है, ये थिकर सेक्शन बता रहा है बस बार को। यानी एक लाइन ऐसे जा रहा है और आपको बीच में एक बस बार को रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, थिकर कंडक्टर से आपने इसके जस्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज योर बस बार। यहां पर देखिए फिर दूसरा सिंबल क्या है, यहां पर आपने दिखाया है जो लाइन कंडक्टर जा रहा है वो कंडक्टर ही आपका वर्टिकल है। तो कंडक्टर जब वर्टिकल है और वहां पर आपको बस बार दिखाना हो तो वहां पर आप एक थिकर लाइन लेंगे, ये थिकर लाइन यहां पर आपने ड्रॉ कर दिया, ये थिकर लाइन बता रहा है बस बार को। तो ये रहा सिंबल ऑफ बस बार और दिस इज द सिंबल ऑफ रिएक्टर। तो अब दूसरा देखते हैं कि बस बार और बस क्या है। तो बस बार बेसिकली इट इज ए कंडक्टर और एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। बस बार एक कंडक्टर है या फिर एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स है जो क्या करता है, which is used
फॉर कलेक्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द इनकमिंग फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू आउटगोइंग फीडर्स। यानी बस बार एक कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स है जो किस लिए यूज किया जाता है, जो इनकमिंग फीडर्स होते हैं, जिस फीडर से पावर आ रहा है उस फीडर से पावर को ये कलेक्ट करता है, उस फीडर से करंट को कलेक्ट करता है और फिर इस करंट को ये आउटगोइंग फीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इनकमिंग फीडर्स और आउटगोइंग फीडर्स क्या होता है? इनकमिंग फीडर का मतलब हुआ आपका जनरेशन सिस्टम है, जनरेशन सिस्टम से सप्लाई आ रहा है, सो दैट इज योर इनकमिंग फीडर। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी जगह पर यहां से फिर पावर को एक दूसरे यूनिट में भेजा जा रहा है। दूसरा यूनिट हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन हो, या फिर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो, लोड सेंटर्स हो, जहां पर की पावर्स को डिवाइड करने अलग अलग पार्ट्स में। तो दैट इज योर आउटगोइंग फीडर और ये आपका इनकमिंग फीडर था। दिस इज मेड ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना होता है और इसका अगर फिगर आप देखें कहीं कहीं इस तरह का एक कॉपर स्ट्रिप होता है, ये कॉपर स्ट्रिप होता है, इस पे वोल्ट्स लगे होते हैं और इसी वोल्ट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस को ज्वाइंट किया जाता है। इसी वोल्ट्स में ट्रांसमिशन लाइंस को ज्वाइंट किया जाता है। यहां पर भी देखिए वोल्ट्स आपको दिख रहा है, इसी वोल्ट से ट्रांसमिशन लाइन को ज्वाइंट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बस? So bus is an electrical junction where incoming and outgoing feeder meets. Bus is an electrical junction where incoming and outgoing feeder meet. इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन है जहां पर कि इनकमिंग फीडर आ रहा है इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, यहां पर इनकमिंग फीडर इस तरह से आया और यहां से आउटगोइंग फीडर इस तरह से आ रहा है। हो सकता है कि हमारा एक और आउटगोइंग फीडर हो, एक और आउटगोइंग फीडर हो, इसलिए इसे एक बस बार से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये कंडक्टर होता है, एक कॉपर स्ट्रिप होता है, यहीं पर क्या किया जाता है, जो इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन है उसको नट बोल्ट से यहां पर आप टाइट करते हैं और यहीं से इसका कनेक्शन किया जाता है बस बार से। तो यहां पर आपने डिफरेंट सिंबल्स को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम एक बनाते हैं और उसमें चीजों को समझते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। एक सिंगल लाइन डायग्राम मैं बना रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारा टारगेट क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क में, क्या होता है, पावर को जनरेट किया जाता है और पावर को लोड सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक जनरेटर, दिस इज योर जनरेटर, ये रहा हमारा जनरेटर, दिस इज द जनरेटर। अब जनरेटर के बाद क्या आ रहा है, जनरेटर के बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ मिलेगा, जनरेटर के बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ मिलेगा। ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, अगर कहीं फॉल्ट आता है तो यहां पर इस सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस जनरेटर को आइसोलेट कर देगा, जनरेटर को ओपन कर देगा। इस सर्किट ब्रेकर के बाद एक आपको मिलेगा बस बार। इस सर्किट ब्रेकर के बाद यहां पर एक बस बार मिल रहा है। इस बस बार से देखिए दो ट्रांसमिशन लाइंस पैरेलली जा रहे हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन और ये दूसरा ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस जनरेटर से आगे जो आप पावर को ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस ट्रांसमिशन के लिए पैरेलल दो ट्रांसमिशन लाइंस एक ही टावर से होकर ले जा रहे हैं। सो दैट इज योर डबल सर्किट लाइन। यहां पर भी आपको मिलेगा एक सर्किट ब्रेकर, यहां भी मिलेगा एक सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर के बाद नेक्स्ट यहां पर एक ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से पावर को स्टेप अप किया जाएगा, पावर को वोल्टेज को स्टेप अप किया जाएगा, पावर तो आपका कांस्टेंट होता है। और इस ट्रांसफार्मर के बाद एक फिर से सर्किट ब्रेकर, हमें दूसरा सर्किट ब्रेकर मिलेगा, दिस इज द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद देखिए अब आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल हाई हो चुका है, यहां से पावर ट्रांसमिट हो रहा है। अब क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर भेजना है। तो आप क्या करेंगे, फिर से एक सर्किट ब्रेकर लगाएंगे और इस सर्किट ब्रेकर के बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया जाएगा।
you will have to connect a step down transformer after the circuit breaker. Similarly, in the second line, again you have to connect a step down transformer after the circuit breaker, and after the transformer again there will be another circuit breaker. और ये रहा हमारा सर्किट ब्रेकर, और यहां पर क्या होगा, फिर एक बस बार होगा, यानी ये बस बार हुआ, और इस बस बार से आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट लोड्स कनेक्टेड हैं। ये इस बस बार से डिफरेंट लोड्स आर कनेक्टेड। लोड्स कुछ भी हो सकता है, सपोज एक मोटर भी हो सकता है लोड में, यहां मैंने एक मोटर बना दिया, ये एक मोटर कनेक्ट है। तो ये हमारा जनरेटर हुआ, ये हुआ आपका सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ये रहा ट्रांसफार्मर। तो अब यहां पर एक बात और देखिए कि जनरेटर जहां पर सिंबल बनाया रहेगा, जनरेटर का सिंबल, तो उसके साथ साथ इस तरह का एक सिंबल रहता है। ये सिंबल बता रहा है कि जनरेटर का जो वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्टेड है, और यहां पर एक इस तरह से ग्राउंड किया रहता है, यानी ये बता रहा है कि स्टार पॉइंट को डायरेक्टली ग्राउंड किया गया है। यहां पर कई जगह आपको रिएक्टर्स भी दिखने को मिलेगा, यहां पर एक ग्राउंडिंग रिएक्टर्स भी मिल सकता है दिखने को जनरेटर के लिए। तो इस चीज को भी आगे आप पढ़ेंगे पावर सिस्टम में कि यहां पर ग्राउंडिंग रिएक्टर क्या होता है। ये रहा सर्किट ब्रेकर, और यहां पर ट्रांसफार्मर में आपको क्या दिखने को मिलेगा, ये देखिए यहां से स्टार कनेक्शन है, ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जनरली मान लो यहां पर मिलेगा प्राइमरी साइड स्टार में रहेगा, एक ग्राउंड किया रहेगा, और सेकेंडरी साइड डेल्टा में कनेक्ट किया रहेगा। यानी इसका मतलब है कि जो ये ट्रांसफार्मर है 3 फेज ट्रांसफार्मर, its primary winding is connected in star and its secondary winding is connected in delta. Again here you will see that here again there will be delta to star conversion, so primary winding will be in delta and secondary winding will be in star. तो ये कनेक्शन हमें मिलेगा, और इसके बाद ये पावर जा रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज का लेवल देखते हैं। तो वोल्टेज का लेवल यानी ट्रांसफार्मर की कुछ रेटिंग होगी। तो ये मान लो 11 केवी जो जनरेटिंग वोल्टेज था, यहां से डायरेक्ट 220 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। 11 केवी टू 220 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां भी 11 केवी टू 220 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर है, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां से 220 किलो वोल्ट से 11 केवी ट्रांसफार्मर है, और यहां पर भी 220 किलो वोल्ट से 11 केवी ट्रांसफार्मर है। 220 किलो वोल्ट से 11 केवी ट्रांसफार्मर, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज किया गया है। आगे भी जो लोड्स को कनेक्ट किया गया है, ऑफ कोर्स वहां भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, जो ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को 11 केवी वोल्टेज को भी स्टेप डाउन कर रहा होगा। 11 केवी को डायरेक्ट कहां पर किया जा रहा होगा, 415 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होगा। सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, और इसका दूसरा नाम भी है वन लाइन डायग्राम। इट्स अनदर नेम इज वन लाइन डायग्राम, इसे वन लाइन डायग्राम भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा सिंगल फेज सिंगल लाइन डायग्राम। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप पावर सिस्टम इंजीनियर हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम को जानना बहुत जरूरी है, और सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से ही आप एक पावर सिस्टम नेटवर्क को ऑपरेट कर पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल लाइन डायग्राम। अब हम लोग यहां पर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। कि ट्रांसमिशन वोल्टेजेस के बारे में मैंने बतलाया आपको कि ट्रांसमिशन वोल्टेज जितना अधिक होगा उतना पावर लॉस कम होगा, लेकिन फिर भी यहां पर ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। तो इसका मतलब क्या है, चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। तो हम क्या जानते हैं, जो आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, ये जो पावर आपको ट्रांसफर करना है, इट्स फॉर्मूला इज √3 VI cos phi।
जो थ्री फेज पावर को आपको ट्रांसफर करना है, ये थ्री फेज पावर आपका है √3 VI cos phi। मान लेते हैं पावर की वैल्यू आपको दी गई है 100 मेगावाट, यानी 100 मेगावाट पावर को एक पॉइंट से यानी एक जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हमें यहां पर देखना है कि इसे क्या इसमें अगर इसका वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर देखिए ये आपका एक पावर सिस्टम, ये पावर है, इस पावर को आपको ट्रांसफर करना है, यानी ये पावर आपका फिक्स हो चुका है, इसी पावर को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पर ये इस पावर हो गया क्या, P आपका फिक्स्ड वेरिएबल हो गया। तो जब P आपका फिक्स्ड वेरिएबल हो गया तो आप अगर यहां पर करंट को कैलकुलेट करें I, सो I विल बी व्हाट हियर द वैल्यू ऑफ I विल बी इक्वल टू P अपॉन √3 V cos phi। Here I is equal to √3 P divided by √3 V cos phi। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां पर अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, यानी हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज को यहां पर स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट विल बी डिक्रीज्ड। इसका मतलब करंट I विल बी डिक्रीज्ड, I विल बी डिक्रीज्ड। और I डिक्रीज होने का मतलब देखिए यहां पर क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि पावर को इस कंडक्टर की मदद से ट्रांसफर कर रहे हैं। इस कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, करंट I है। तो यहां पर जो लॉसेज आएंगे P लॉसेज, तो यहां पर आप देख सकते हैं P लॉसेज विल बी नथिंग बट I² R। P लॉस विल बी नथिंग बट I² R। अगर थ्री फेज कंडक्टर है तो 3I² R होगा पावर लॉस। पावर लॉस अगर आपका 3 फेजेज में पावर लॉस है तो यहां पर होगा 3I² R। तो I यहां पर क्या देख रहे हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जब यहां पर करंट वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर ध्यान से देखिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इन पावर सिस्टम नेटवर्क, तो आप क्या कह सकते हैं, पावर लॉस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। पावर लॉस विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। इसका मतलब अगर वोल्टेज अधिक होगा तो पावर लॉस कम होगा। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि पावर लॉस के बारे में दिया रहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो हियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर विल बी करेक्ट। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि सर ये ओम्स लॉ जो आपने लगाया था, ओम्स लॉ तो यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है। यहां पर ओम्स लॉ आपके दिमाग में आएगा कि सर ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल कहना गलत है। ओम्स लॉ क्यों वैलिड हो रहा है, यहां पर इस चीज को मैं समझाता हूं। यहां पर देखिए जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज है जो एंड पर यहां पर आपने वोल्टेज को स्टेप अप किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज है हमारा, यहां से ये वोल्टेज जो है हमारा V वोल्ट है। दिस इज द वोल्टेज V, जिस V को यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो ओम्स लॉ का वोल्टेज होता है, ये ओम्स लॉ का वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ का मतलब होता है हमेशा इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल करंट होगा। जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल करंट होना चाहिए। तो यहां पर मैं इस वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये वोल्टेज कब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब ये टर्मिनल हमारा ग्राउंड हो जाता है। लेकिन इस टर्मिनल को हम यहाँ ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, हम इस टर्मिनल को ग्राउंड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस टर्मिनल से यहां से हम कंडक्टर्स को और आगे बढ़ा रहे हैं स्टेप डाउन करके, और यहां पर हमारा लोड कनेक्ट हो रहा है और वो जाकर ग्राउंड हो रहा है। तो इसके बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, सपोज हमने वोल्टेज का लेवल बतलाया 220 kV, तो 220 kV इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसके और इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरी लेस, दैट विल बी सिंपली I into Z। जेड वहां पर रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस मिलाकर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी I into R plus JX, दैट विल बी वेरी लेस। तो इसलिए आप यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। ओम्स लॉ भी वैलिड है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ओम्स लॉ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
यानी किसी दो कंडक्टर, दो टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रहा हमारा कि चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी आप देख रहे हैं कि यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द पावर लॉस विल बी लेस, तो इसलिए वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। अब दूसरी बात आ रही है, हाँ, और जब आप वोल्टेज को इस तरह से स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा, यानी करंट आप क्या देख रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और जब करंट डिक्रीज होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्टर, जिस कंडक्टर का आप यूज करेंगे, जो पावर सिस्टम कंडक्टर्स का आप यूज करेंगे, तो पावर सिस्टम कंडक्टर्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम रेटिंग का भी पावर सिस्टम कंडक्टर है जो कि कम करंट को विथस्टैंड कर पाता है, उस कंडक्टर का भी आप यूज कर सकते हैं। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस, यानी डायमीटर कंडक्टर का जो डायमीटर का रिक्वायरमेंट होता है ये भी कम हो जाता है, यानी कि एक पतला वायर से ही आप काम चला लेंगे। जो कंडक्टर आप अगर 11 किलो वोल्ट पर पावर को ट्रांसमिशन करते और उस पावर को आप 220 किलो वोल्ट पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो 220 किलो वोल्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो कंडक्टर का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जो कंडक्टर का डायमीटर हो रहा है, वो डायमीटर कम डायमीटर के कंडक्टर से आपका काम चल जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि सर तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहां पर कुछ अब डिमेरिट्स मैं बतला रहा हूं। यहां पर जो वोल्टेज लेवल आप बढ़ाएंगे तो वहां से क्या क्या चीजें आपका बढ़ेगा, कुछ मैं डिमेरिट्स बता रहा हूं कि अगर आप वोल्टेज लेवल बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज लेवल बढ़ाने के कारण क्या क्या दिक्कतें आएंगी। When you are increasing the voltage level, तो यहां पर देखिए दिक्कत क्या आएगा। यहां पर अगर वोल्टेज लेवल को आप बढ़ा रहे हैं, तो जब भी आप वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहला देखिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस आएगा। तो यहां पर डिसएडवांटेज को मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला डिसएडवांटेज आएगा कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इंक्रीजेस। अब ये इंसुलेटर क्या होता है, जो आपका ट्रांसमिशन टावर्स होता है, इस ट्रांसमिशन टावर्स के आर्म्स में यहां पर देखते होंगे कि डिस्क टाइप का इंसुलेटर्स लगा होता है, और इसी इंसुलेटर्स से होकर यहां पर इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर्स निकाला जाता है। सो दैट इज योर इंसुलेटर्स। तो जितना अधिक वोल्टेज लेवल होगा उतना आपको हाई रेटिंग का इंसुलेटर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज लेवल, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इंक्रीजेस, इंसुलेटर का कॉस्ट इंक्रीज करेगा। दूसरा देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्यों इंक्रीज कर रहा है, आप जितना अधिक वोल्टेज रेटिंग बढ़ाएंगे उतना अधिक आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर को अगर आप 11 केवी से 220 केवी तक ले जा रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का साइज भी अधिक होगा। तो वहां पर अगर वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। दूसरा आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर इंक्रीजेज। कॉस्ट ऑफ स्विच गियर क्या होता है, जो हमारा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होता है, जैसे मैंने सर्किट ब्रेकर्स को बतलाया है, रिलेज होता है, यही सारा चीज क्या होता है, स्विच गियर कहा जाता है इसे। तो कॉस्ट ऑफ स्विच गियर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, यानी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स आते हैं उस लाइटनिंग स्ट्रोक को डायरेक्ट ग्राउंड करेगा। अगर आप वोल्टेज लेवल बढ़ा रहे हैं तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें हुई इसके डिसएडवांटेज की। ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सारी चीजों की जब रेटिंग बढ़ेगी तो इन सारी चीजों का कॉस्ट बढ़ेगा। तो आप कहीं कहीं पावर लॉस में कॉस्ट की सेविंग कर रहे हैं, लेकिन इन सारे इक्विपमेंट्स का कॉस्ट बढ़ाना पड़ जाएगा। तो अब आपको क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज इकोनॉमिक होना चाहिए। तो इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, यानी कि जहां पर कि सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाए, लॉस को देखा जाए, पावर लॉस के कारण कितना लॉस हो रहा है, दूसरा यहां पर कॉस्ट के कारण देखा जाए, तो इन सारे चीजों के कारण फिर लास्ट में वोल्टेज का एम्पेरिकल फॉर्मूला डिसाइड किया गया है। उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप इस चीज को आप जान सकते हैं कि क्या वोल्टेज लेवल हमारा होना चाहिए, क्या वोल्टेज लेवल होना चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है फॉर इकोनॉमिक ट्रांसमिशन। इकोनॉमिक ट्रांसमिशन के लिए जो वोल्टेज होना चाहिए, दैट वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 5.5 अंडर रूट 0.62 L प्लस 3P अपॉन 100, 3P अपॉन 100। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, और यहां से आप डिसाइड करेंगे कि वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए। यहां पर V क्या है, V आपका लाइन वोल्टेज है इन केवी, V इज लाइन वोल्टेज इन केवी, किलो वोल्ट में यहां पर लाइन वोल्टेज है। जो L है ये है लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर, और पावर क्या है P है सिंगल फेज पावर, P यहां पर बता रहा है सिंगल फेज मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसमिटेड। इन किलोवाट, ध्यान से रखिए, P सिंगल फेज मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसमिटेड इन किलोवाट, और यहां पर यह भी दिया हुआ है बाय सिंगल सर्किट लाइन। ये जो फॉर्मूला है बाय सिंगल सर्किट लाइन, क्योंकि अभी मैंने डबल सर्किट लाइन का एक डायग्राम बताया था। यहां पर ये सिंगल सर्किट लाइन के लिए ये P जो है सो पर फेज पावर होता है, एक फेज में मैक्सिमम पावर कितना आप ट्रांसमिट करेंगे। L इज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन किलोमीटर्स, ये 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, जितना लेंथ है उसके अनुसार ये देखेंगे लंब L, और यहां पर एक कांस्टेंट है 5.5, एंड दिस इज द वोल्टेज इन किलो वोल्ट। तो यहां पर अब मैं एक ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ये है, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये बतला रहा है आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको बता रहा है ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता रहा है ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो ये कर्व देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये कर्व देखिए इस तरह से होता है। इनिशियली जब ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका कम है, कॉस्ट हाई है, फिर से ट्रांसमिशन वोल्टेज आप जैसे बढ़ाते जाएं तो आपका कॉस्ट कम होता जा रहा है, कैपिटल कॉस्ट। लेकिन एक पॉइंट आ रहा है, आफ्टर दिस पॉइंट अगेन इफ यू इंक्रीज द ट्रांसमिशन वोल्टेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी इंक्रीजिंग। तो इस पॉइंट को आपको कहा जाएगा दिस इज द ऑप्टिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज, दिस इज योर ऑप्टिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो यहां पर इस वोल्टेज, ये आपका जो ट्रांसमिशन लाइन आप डिजाइन करेंगे तो वहां पर इस वोल्टेज लेवल को आपको रखना है। इस वोल्टेज लेवल पर अगर आप पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो ये आपका सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन होगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब इसी में थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स। तो इसको मैं यहां पर बस ब्रीफ में आपको बतलाऊंगा
क्योंकि आगे चलकर आप लोग सारे सप्लाई सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो ब्रीफ में मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स। डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स। तो डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स कौन कौन से सप्लाई सिस्टम्स हैं? सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या होता है? सप्लाई सिस्टम्स का मतलब होता है द पावर दैट इज बीइंग सप्लाइड टू लोड इज कॉल्ड पावर सप्लाई। द पावर विच इज बीइंग सप्लाइड टू लोड इज कॉल्ड पावर सप्लाई। तो यहां पर पहला अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला है डीसी वोल्टेज, यानी इसे आप कह सकते हैं डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। It maintains constant voltage across the load terminal is called DC supply। दूसरा है AC to DC power supply। AC to DC power supply का मतलब क्या होता है कि this is obtained by using a रेक्टिफायर। यानी आप एक रेक्टिफायर को आप लगा रहे हो अल्टरनेटिंग सप्लाई के बाद, और वो रेक्टिफायर आपका क्या कर रहा है? AC टू DC कन्वर्सन कर रहा है। थर्ड वन इज SMPS। तो तीसरा पावर सप्लाई हमारा वो है SMPS। व्हाट इज SMPS? SMPS इज नथिंग बट स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। व्हाट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई? यहां पर AC से पहले DC में कन्वर्ट किया जाता है। पावर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू AC टू DC, और उसके बाद आफ्टर कन्वर्टिंग टू DC यहां पर क्या करते हैं? बाय यूजिंग स्विचेस, बाय स्विचिंग, यानी स्विच का यूज करके स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग का मतलब ऑन और ऑफ कर रहे हैं स्विच को, और यहां से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई ऑब्टेन किया जाता है। 10 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का पावर सप्लाई यहां से ऑब्टेन किया जाता है। दिस इज योर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसका चौथा अगर हम देखें तो यहां पर देखिए चौथा लीनियर रेगुलेटर। लीनियर रेगुलेटर क्या करता है? आपने यहां पर जो AC टू DC पावर सप्लाई देखा था, यहां पर एक रेक्टिफायर को आप यूज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर the alternating current is being converted into direct current, but that direct current is not constant DC, that is a pulsating DC। तो to obtain constant DC supply यहां पर एक रेगुलेटर का यूज किया जाता है। ये रेगुलेटर क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। यानी रेक्टिफायर के बाद आप क्या करते हैं? रेक्टिफायर प्लस फिल्टर प्लस एक लीनियर रेगुलेटर का यूज किया जाता है। ये रेगुलेटर आपको पावर को मेंटेन रखता है। और जो पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ये होगा AC सप्लाई। जो पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी AC सप्लाई। तो AC सप्लाई में आप जानते हैं AC सप्लाई, और जो AC सप्लाई होता है, AC सप्लाई में आपका क्या होता है? सिंगल फेज सप्लाई होता है। सिंगल फेज supply, its value is 240 volt, and for three phase supply its value is 415 volt। यानी जब आप इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 415 वोल्ट। अब देखते हैं यहां पर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। जो अल्टरनेटिंग सप्लाई का डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स है हमारे पास, जो ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस वोल्टेज लेवल्स को हम लोग समझते हैं। डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है? डिफरेंट वोल्टेज लेवल में सबसे जो पहला आ रहा है दैट इज योर, सबसे पहला आ रहा है लो वोल्टेज। सबसे पहला आ रहा है लो वोल्टेज।
लो वोल्टेज किसे कहा जाता है? जो आपने यहाँ पर 240 वोल्ट 415 वोल्ट देखा, दिस इज द लो वोल्टेज। ये है सिंगल फेज और ये है 3 फेज, दिस इज लो वोल्टेज। दूसरा हम देखते हैं हाई वोल्टेज। दूसरा हम लोग देखते हैं हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 11 kV और 33 kV लाइंस होता है, ये हमारे पास हाई वोल्टेज के कैटेगरी में आता है। तीसरा है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कैटेगरी में आता है 66 kV, 132 kV एंड 220 kV। ये हमारा पास ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है मॉडर्न EHV लाइंस, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस, इसका वोल्टेज लेवल होता है 400 kV। और पांचवा है हमारे पास UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के कैटेगरी में आता है 765 kV एंड एबव, 765 kV एंड एबव। तो दिस इज द डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स, यानी वोल्टेज लेवल्स के बेसिस पर आप कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज सिंगल लाइन डायग्राम, डिफरेंट सप्लाई सिस्टम्स एंड we discussed the choice of transmission voltage. So I hope you have understood this topic. In the next video lecture I'll discuss the configurations of transmission lines.